गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पाठ 2 भाग 1 पाठ का नाम है कंपनी की शक्ति की स्थापना के बारे में बात करेंगे। तो कंपनी की स्थापना कब, कैसे, क्या हुई, तो इससे संबंधित क्वेश्चनों को उजागर करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को बहुत सारा वो बता देना उसमें वीडियो में, तो आप उसको सुनकर भी समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम मूल बिंदुओं पर जाते हैं और आप इन मूल बिंदुओं को भी नोट कर लेंगे, नोटबुक बनाएंगे और इससे अपना अध्ययन करेंगे, इसको याद कर लेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि वाणिज्यवाद। ये वाणिज्यवाद क्या है? वाणिज्यवाद का आशय व्यापारिकता से, व्यापारिकता जो है वह वाणिज्यवाद है। वस्तुतः ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी देश की संपदा उसके पास उपलब्ध मूल्यवान धातुओं, विशेषतः स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर करती है। संपत्ति अर्जित करने के लिए प्रत्येक देश को अधिकतम मात्रा में वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए और अपने आयातों को सीमित रखना चाहिए। व्यापार का संतुलन सदैव अनुकूल रहना चाहिए, तभी स्वर्ण भंडारों में वृद्धि होगी। अर्थात व्यापार आप करेंगे तो आपका आयात कम से कम हो तथा आपका निर्यात अधिक हो, तो ऐसा व्यापार अनुकूल व्यापार कहलाता है और इसमें लाभ होता है। और जब अनुकूल व्यापार होगा तो ही लाभ मिलेगा। प्रतिकूल व्यापार होने पर लाभ नहीं होगा। जैसे प्रतिकूल व्यापार का मतलब जिसका आयात अधिक और निर्यात कम होगा, वह अनुकूल व्यापार नहीं कहलाता है। तो आपको इतना ही जानना है कि वाणिज्यवाद का आशय व्यापारिकता से है और इसमें मुख्य बात यह है कि हमें अनुकूल व्यापार करना चाहिए, हमें अपनी निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए तथा आयात को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, अर्थात हम अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करें, आत्मनिर्भर भारत बने, तो यह अच्छी बात है। तो वाणिज्यवाद का आशय व्यापारिकता। दूसरा मुख्य पॉइंट आता है आपका मराठों के पतन के 3 कारण। कई कारण हैं लेकिन 3 कारणों को आप जान लें, क्योंकि आपको अभ्यास प्रश्न में भी 3 कारण पूछे गए। तो मराठों के पतन के 3 कारण हैं। पहला कारण है मराठों का आमने सामने के युद्ध में निपुण न होना, अर्थात मराठे संख्या में कम थे और वे सदैव छुप कर वार करते थे तथा किसी सैनिक छावनी पर, सैनिक ठिकाने पर अकस्मात धावा बोल देते थे। उनकी इस नीति को गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। तो ये मराठे जो थे आमने सामने के युद्ध में निपुण नहीं थे, लेकिन गुरिल्ला युद्ध में, धोखे वाले युद्ध में वे पारंगत थे और आमने सामने के युद्ध में जब कभी उनका मुकाबला होता था तो वे परास्त हो जाते थे। यह दूसरा प्रमुख कारण है। पहला प्रमुख कारण है मराठों के पतन। दूसरा कारण है मराठों के भौगोलिक ज्ञान की अपूर्णता। मराठे जो थे वे क्षेत्र के भौगोलिक रचना को उतनी अच्छी तरह से
परिचित नहीं थे, उसको जानते नहीं थे जितना कि यूरोपीय शक्तियाँ परिचित थीं। और यह भी एक प्रमुख कारण था उनकी पराजय का, पतन का। तीसरा प्रमुख कारण है अंग्रेजों के पास अनंत साधन का होना तथा उनकी कूटनीति में निपुणता। अंग्रेजों के पास संसाधन थे और कूटनीति में भी वे निपुण थे। वे मराठों को या भारतीय राजाओं को आपस में लड़ा देते थे और आपस में लड़वा कर एक दूसरे की सहायता करने के बहाने एक एक करके सबको परास्त कर दिए। यह अंग्रेजों के मराठों के पतन का तीसरा प्रमुख कारण था। उसके बाद आता है गोद निषेध अधिनियम। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है आप सबके लिए, ये हाई स्कूल में भी मिलेगा। गोद निषेध अधिनियम से तात्पर्य है कि किसी निर्भर राज्य के शासक की मृत्यु, कोई निर्भर राज्य है और उसका शासक बिना किसी उत्तराधिकारी के हो जाए, मर जाए, तो उसके दत्तक पुत्र अर्थात गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी न माना जाए। अंग्रेज सरकार जो क्या करती थी, उसके अधीन कोई राजा जिसके पास अपनी खुद की संतान न हो, वह मृत हो जाए तो उसके राज्य को अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेते थे। उसके द्वारा गोद लिए गए संतान को वे उस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। यही जो है गोद निषेध अधिनियम के नाम से जाना जाता है। चौथा मेजर पॉइंट है आपका भारतीय राज्यों के पराजय के दो कारण बताइए। कारण तो बहुत हैं, तो दो कारण है। पहला है भारतीय राज्यों का आकार में छोटा होना तथा संसाधन में कमजोर होना। भारतीय राज्य जो थे मुगलों के शासन काल में छोटे छोटे राज्यों में साम्राज्य जो है बिखर गया था और वे छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ा करते थे तथा उनके पास संसाधन भी कम था। एक छोटे छोटे थे और संसाधनों की भी कमी थी, यह एक प्रमुख कारण था। दूसरा था भारतीय राज्यों का परस्पर लड़ते रहना और अंग्रेजों के विरुद्ध भी एकजुट न होना। भारतीय राज्य आपसी वैमनस्य में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा किया करते थे, लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए भी ये अपनी दुश्मनी को भूल नहीं पाए और अंग्रेज जो है एक एक करके सभी भारतीय राज्यों को जीतते गए और अपने राज्य में मिलाते गए। इसके बाद हम लोग जो है अभ्यास प्रश्न के पहले प्रश्न की ओर समझने का प्रयास करेंगे जो कि इस पाठ से संबंधित है और वह होगा सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। और ये क्वेश्चन आंसर का जो आपका है घ वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए, उसके लिए इसको नोट करना और याद करना आवश्यक है। आप नोटबुक बना लेंगे और इसको लिखते पढ़ते चलेंगे। आगे अब हम आपका सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, देखते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग अभ्यास प्रश्न का
सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। देखेंगे तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, वास्को डी गामा पुनः भारत आया, अर्थात वास्को डी गामा फिर से भारत में कब आया। चार ऑप्शंस हैं, सन 1504, सन 1501, सन 1500 तथा सन 1600। इन चारों विकल्पों में कोई एक विकल्प सही होगा, जो कि है 1501, अर्थात वास्को डी गामा 1501 में पुनः भारत आया था। क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ पर टिक कर लेंगे, ये ऑप्शन आपका सही है। और दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप का एक समुद्र गमन करने वाला देश। यूरोप का वह कौन सा देश है? इनमें से कनाडा, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं वह देश है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर 3 सही है। तीसरा क्वेश्चन है, डच व्यापारियों ने अपनी कंपनी स्थापित की किस सन में? किस सन में डच व्यापारियों ने अपनी कंपनी स्थापित की? तो इसमें चार ऑप्शंस हैं, सन 1592, सन 1650, सन 1940 और सन 1510। तो इसका सही आंसर जो है वह है सन 1592, अर्थात पहला ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन आपका है, फ्रेंच कंपनी का मुख्यालय स्थित है, मतलब फ्रेंच कंपनी जो थी उसका मुख्यालय कहाँ पर था? ऑप्शन है कर्नाटक, पांडिचेरी, मसूलीपट्टनम और मॉरिशस। तो इसका उत्तर आपको जानकारी होनी चाहिए कि ऑप्शन नंबर 2 पांडिचेरी सही है। तो हम इसे यहाँ पर टिक कर लेंगे। और इसके बाद आपका आता है ख। तो रिक्त स्थानों की पोत कीजिए। कुछ आपको दिए गए हैं कथन, इनमें बीच बीच में स्थान छोड़ दिए गए हैं। तो इन रिक्त स्थानों में, खाली स्थानों में आपको सही शब्द भरने हैं। तो पहला है, सन 1676 में कौन पेशवा बना? सन 1676 में पेशवा बना दिया हुआ है, कौन? अब उस कौन को यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय, इसका उत्तर होगा बाजीराव द्वितीय। दूसरा है, कालीकट के राजा जमोरिन ने किसका हार्दिक स्वागत किया? जो जमोरिन था उसने किसका हार्दिक स्वागत किया? तो यहाँ पर उत्तर होगा वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। तीसरा है, बंगाल के नवाब, बंगाल के वास्तविक शासक ही थे, कौन थे? बंगाल के वास्तविक शासक कौन थे? अंग्रेज। यहाँ पर आ जाएगा अंग्रेज जी। तो आपको मिला बंगाल के वास्तविक शासक अंग्रेज ही थे। ये अंग्रेज जो है आपका उत्तर होगा।
यात्रा, तृतीय यात्रा किसके नेतृत्व में की गई? जो तीसरी यात्रा थी उसका वह किसके नेतृत्व में की गई? तो इसका उत्तर होगा कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन कैप्टन हॉकिंस। तो तीसरी या तृतीय यात्रा कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में की गई। चौथा, ब्रिटेन एक महान शक्ति था। कैसी? नौ सैनिक, इसमें भरा जाएगा नौ सैनिक, नौ सैनिक। ब्रिटेन एक महान नौसैनिक शक्ति था। अब हम चलते हैं घर। ग, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। इसके बारे में देखते हैं। हाँ तो बच्चों, अब आप देखें अभ्यास में आपका ग है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। अर्थात ये नीचे आपको कुछ कथन दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं जिनमें कुछ सही हैं और कुछ गलत है। तो इनमें से सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। पहला देखें, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1664 में हुई थी। यह कथन सत्य है। दूसरा है, वारेन हेस्टिंग्स सन 1770 में बंगाल का गवर्नर बना। यह गलत है। तीसरा है आपका, सन 1816 में संगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह बिल्कुल सत्य है। चौथा है, वाणिज्यवाद का आशय व्यापारिकता से है। यह भी सत्य है। और पांचवा है, अल्बुकर्क ने गोवा में एक किला बनवाया जबकि वह नहीं बनवाया था। यह गलत है। तो जैसा कि आप सत्य असत्य में देख रहे हैं, सबसे पहला कथन सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है और पांचवा असत्य है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1664 में हुई थी। यह कथन सत्य है। नंबर 2, वारेन हेस्टिंग्स सन 1770 में बंगाल का गवर्नर बना। यह गलत है। तीसरा है, सन 1816 में संगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह सत्य है। वाणिज्यवाद का आशय व्यापारिकता से है। यह भी कथन सत्य है। और पांचवा, अल्बुकर्क ने गोवा में एक किला बनवाया। यह असत्य है। इस तरह से आप बुक में कर लेंगे। यदि बुक नहीं है, इसको उतार करके आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएं और उसको याद कर लें, जो कि आपको आगे चल के परीक्षाओं में काम आएगा। अब आज आपका यह पाठ भी ख़त्म होता है। अगले दिन अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।